आज की डेट में अगर तारीख में हम देखें तो बीएसपी कहाँ पर खड़ी है? 91 से मेरी बीट है ये। मैंने आज तक इतनी सक्रिय मायावती नहीं देखी। मुझे लगता है कि बिहार के इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भूचाल है। किस भूचाल की बात कर रहे हैं? क्या होने वाला है? 2027 में मायावती मुख्यमंत्री बन सकती है? 2027 में मैं मायावती को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखता हूँ। कैसे ये नहीं बता पाऊंगा। 26 में मिलिएगा, फरवरी में बताऊंगा। कितनी सीटें ले आए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मायावती ने कह दिया कि कमर कस लो अभी से 2027 के लिए। नुकसान किसका होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आजम खान बाहर आ गए। आजम खान साहब बाहर तो आ गए हैं, लेकिन मैं आजम खान की रिहाई को सियासी मानता हूँ। सियासी रिहाई? मैं सियासी मानता हूँ। महीने 2 महीने के अंदर एक ही बेंच से इतनी जमान, आजम भी रहा, सोलंकी भी रहा, अब्बास अंसारी भी रहा, उमर अंसारी भी रहा, अब्दुल्ला भी बाहर, तंजीम भी बाहर। मजाक चल रहा है। एक तबका ऐसा है, कहता है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत आसान हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में नहीं है तो मायावती क्या जाएंगे? हाँ, कांग्रेस इस बात की बड़ी कोशिश कर रही थी कि हमारा बीएसपी से बन जाए, हम सबको छोड़ देंगे। कांग्रेस का अगर बीएसपी से बन जाता तो सपा छोड़ देती? सबको छोड़ देती है। मायावती ने फोन नहीं उठाया है कांग्रेस के बड़े नेताओं का। अच्छा, मेरे पास इनपुट है बिल्कुल सॉलिड। नाम बता सकते हैं किसका फोन नहीं उठाया? एक नाम की चर्चा अगर नहीं करेंगे तो हमारा पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा। आकाश आनंद। आकाश आनंद में फायर तो है। मायावती जिसको ग्रो कर रही है उसमें सीतापुर में FIR लिख जाए तो उनके पास उसको पार्टी से हटा देने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। पार्टी से हटाकर, जिम्मेदारियों से हटाकर बचाया। ये भी बताना था कि मतलब जो मैं कहूँ वो करो। इधर उधर मत किसी बात। बहुत करीबी आदमी से उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश नहीं बनने देना चाहती। ये बहुत कुछ चीजें ऐसी कह रहा हूँ जो मैं पहली बार कह रहा हूँ। मायावती के ऊपर एक और आरोप लगते हैं कि उन्होंने जो है उनके निशाने पर हमेशा अखिलेश यादव रहते हैं। क्यों नहीं रहेंगे? और ना कि बीजेपी बहुत कम रहती है। तो वक्त के साथ बदली नहीं मायावती, या बीएसपी बदली नहीं, या फिर बदलने की अब कोशिश हो रही है 2024 में? मुझे नहीं लगता कि आज भी वो बदली है। जो आज की बैठक है, इससे पहले मुसलमानों के लिए कोई अलग से बैठक नहीं हुई पार्टी ऑफिस में। मायावती के लिए अब आगे आने वाले वक्त में एक और चुनौती क्या खड़ी हो रही है? लोग कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर की बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर अभी भी 1% वोट नहीं पा पाए। कई लोग आए और चले गए, लेकिन नीला झंडा हाथी निशान जो है वो जिस कम्युनिटी की राजनीति लोग करने आते हैं उस कम्युनिटी के लिए उस नीले झंडे की पहचान है जिसपे हाथी निशान बना हुआ है। भरी रैली में अगर बीजेपी की तारीफ करेंगी मायावती तो लोग कहेंगे ना। उस रैली की कामयाबी जो है उसके लिए कोई एक शब्द नहीं ला पाया कि नहीं रैली फ्लॉप हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भूचाल सा आया हुआ है, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड पर कौन दिखाई दे रहा है? इस वक्त ग्राउंड पर दिखाई दे रही हैं बहन कुमारी मायावती। जी हां, जिसका इंतजार लंबे अरसे से उनके कार्यकर्ता कर रहे थे, उनके वोटर्स कर रहे थे कि आखिर मायावती कब ग्राउंड पर उतरेंगी। और एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं मायावती की तरफ से। एक रैली लखनऊ में की गई और उसके बाद लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। यहां तक कि आपको बताएं कि दिवाली वाले दिन भी मायावती ने एक बैठक बुलाई थी और पूरे देश से वहां पर यानी कि लखनऊ में लोग पहुंचे हुए थे उस मीटिंग में। तो सोचिए कितना फॉर्म में दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या बीएसपी आने वाले वक्त में क्या बड़ा खेल करने जा रही है? क्या यहाँ पर किसी का खेल बिगाड़ेगी बीएसपी, या फिर यहाँ पर किंग की भूमिका में दिखाई देंगी मायावती, या फिर किंग मेकर बनेंगी? इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन आज की जो ग्राउंड स्थिति है उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। एक बात और है, जो मायावती के लिए कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो क्या वाकई वो बी टीम है? ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, बीएसपी को बहुत करीब से उन्होंने कवर किया है। सैयद कासिम साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया अनुज भाई। और सबसे पहले तो बहुत थैंक यू, आपने समय निकाला। आपका शुक्रिया, आप दिल्ली से चल के यहाँ तक आए। बिल्कुल। और मुझे तो आप दिल्ली में भी बुला सकते थे जी। हम लोग तो एक बिरादरी के लोग हैं। हम लोग को कोई नेता तो है नहीं। आप दिल्ली कहते मैं दिल्ली, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आज की डेट में अगर तारीख में हम देखें तो बीएसपी कहाँ पर खड़ी है? आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी 2024 के हिसाब से देखिए तो 9.5% वोट पे खड़ी है जी। एक विधायक पे खड़ी है 2022 के हिसाब से देखिए, और 13% वोट पे खड़ी है लगभग। लेकिन आज की डेट में बीएसपी की जो एक्टिविटी है जी, वो एक्टिविटी जो है वो कहीं आगे दिखाई दे रही है। वो एक विधायक से कहीं आगे है, 10% वोट से कहीं आगे है, और ज़्यादा आगे है। मैं, जैसा कि आपने कहा अपने इंट्रो में, मैं बहुजन समाज पार्टी को 1991 से मेरी बीट है ये।
और मैंने आज तक इतनी सक्रिय मायावती नहीं देखी। अच्छा, मैंने नहीं देखा। 2007 में भी नहीं देखा? ना, 2007 में नहीं देखा, तो 1996-95 में नहीं देखा, 2002 में नहीं देखा। इतनी सक्रिय मायावती, एक महीने में 4 मीटिंग मायावती, ये बिल्कुल ये बड़ी बात ना है समझ में आने वाली बात है। हाँ। मेरे जैसे लोग जो बीएसपी को कवर करते रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि 95-96 की मायावती, उनके अंदर एक जिद थी, वो जिद आज दिखाई देती है। बीच का एक, आप समझ लीजिए कि मैं तो, तमाम लोग कहते हैं कि भाई 2017 में भी बीएसपी 80+ विधायक थे, लेकिन मेरा मानना है कि 2007 की सरकार बहुमत की ज़रूर बन गई, जो 12 तक रही जी, जो कभी कोई नहीं कर पाया था उस ज़माने में। ये जो सरकारें बन रही थी, बहुमत की सरकारें नहीं आ रही थी, दशकों के बाद ऐसा हुआ था। लेकिन मैं मायावती को 1996 और 2002 में जो मायावती मैंने देखी है, वो आज मैं वो मायावती देख रहा हूँ। अच्छा, मैं 2007 की मायावती को भी वो मायावती नहीं मानता हूँ जो बहुमत मिला, एक अलग चीज़ है। उसकी वजह थी, बहुमत मिलने की वजह थी कि ओबीसी का एक बड़ा तबका, आप देखिए, जो भाई आप तमाम चैनल्स में काम करते हुए यहाँ तक आए जी, आपने अपने बचपन में, चूंकि जवानी तक तो बीएसपी बन चुकी थी, बिल्कुल, बचपन में सैनी विधायक नहीं सुना होगा। निषाद विधायक पहली बार, आपको मैं बता रहा हूँ, सीताराम निषाद 1987 में बनाए गए थे मंत्री, उप मंत्री, बताइए। तब राजमंत्री नहीं होता था। अच्छा, और वो इसलिए बनाए गए थे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस से उपचुनाव, और फतेहपुर में मल्ला बहुत था। तो पहली बार निषाद मुख्यमंत्री देश की आज़ादी के बाद बना है, तो 87 में बना। तो काशीराम ने खेप तैयार कर दी, निषाद की, चौहान की, आपके बिंद की, सैनी की, कश्यप की, लोधी की, एक बड़ी खेप, हर बिरादरी, मौर्य की, मौर्य में भी कुशवाहा की अलग। तो वो जो ओबीसी का वोट था वो सेंट्रलाइज हो गया, और वो नान यादव वोट था, वो बीएसपी के साथ आ गया। मुस्लिम वेस्ट यूपी में उनको 30-35% मिल गया, और ब्राह्मण उसके बाद 30-35% आ गया, जो CRDS वगैरह का डेटा है, और उनका बहुमत आ गया। मैं उसमें बहुत संघर्ष नहीं मानता मायावती। अच्छा, मैं 1995 की मायावती को संघर्षशील मानता हूँ। मैं 2002 की वो मायावती जो मंडलों में जाके कैडर कैंप देती थी, उनको संघर्ष करने वाला नेता मानता हूँ, और वो मायावती मुझे आज दिखाई दे रहे हैं। अनुज, बड़ी बात है। और अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं 1991 से सर जो है कवर कर रहे हैं बीएसपी को, और वो अगर ये बात कह रहे हैं कि जितनी सक्रिय मायावती आज की डेट में दिख रही हैं उससे पहले आज तक नहीं दिखी, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो अब सर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मायावती तो सक्रिय हो गई, 2024 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, 2022 का विधानसभा देखा, इवन 2019 का भी देखा, उसमें मायावती इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रही थी, और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा पार्टी को। अखिलेश यादव को बहुत फ़ायदा हुआ, अच्छी खासी सीटें लेकर आए, लोगों ने पूरे देश में कहा कि कमाल कर दिया अखिलेश यादव ने। लेकिन अब जिस तरह से वो एक्टिव दिख रही है, मैं आपसे कोई भविष्यवाणी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगे आपको किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, मैं जितना बीएसपी को मैंने देखा है कि बीएसपी के पास अपना 19-19.5%, 20% वोट होता था, वो 95 से शुरू हो गया जी, 95 में रहा, 96 में रहा, 2002 में रहा, 2007 में बढ़ा 33% के करीब आ गया। लेकिन वो 20% वोट इनका बिल्कुल एकदम सेट वोट था, सेट था। वो आके 2022 में घटा। 22 में आने के बाद वो 13% के आसपास आ गया। उसके बाद 24 में आने के बाद 10% से भी 2 डिजिट से भी नीचे आ गया। तो वहाँ से भी मायावती को बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रही थी। कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा हो रही थी। कोऑर्डिनेटर्स जाते थे, पदाधिकारी जाते थे, बूथ और सेक्टर का गठन करने जाते थे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि कार्यकर्ता उदासीन था। जब वर्कर उदास हो जाएगा तो फिर आप नतीजा नहीं निकलवा सकते। ठीक बात है। और उसी का नतीजा है कि आपने 2024 में देखा है। चूंकि मैं जो सर्वे है उनको नहीं मानता जी, मेरा सर्वे जो रहा है अनुज भाई, वो मैंने बूथ का सर्वे किया है जी। मैं कहीं भी गया हूँ तो नतीजे के बाद गया हूँ। अच्छा, मैं चुनाव के नतीजे से पहले नहीं जाता हूँ, अच्छा, नतीजे के बाद जाता हूँ, और मैं बूथ से उसकी वो निकालता हूँ कि यहाँ पे किसको कितना वोट मिला। उसके बाद उस गांव में किसकी कितनी आबादी है, तो किसकी कितनी आबादी के हिसाब से पड़े हुए वोट का आकलन हो जाता है कि इस बिरादरी को इसको मिला, इस बिरादरी का इसको मिला, ये जो 30 वोट मिले हैं ये बीएसपी को मिले या अपना दल को मिले, मिसाल कितनी मैंने आपको। तो वो जो डेटा है
वो बड़ा काम का होता है बाद में। बिल्कुल। वो जानकारी हो जाती है कि किसका वोट कहाँ गया। हाँ। तो मैंने ये महसूस किया कि जैसे अयोध्या लोकसभा की बात करूं, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी बड़ी उत्साहित है कि हमने अयोध्या हरा दिया। हाँ। मीडिया में हाँ। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दुख है कि हम अयोध्या हार गए। ठीक बात है। फैजाबाद लोकसभा में जयराम वर्मा एमपी हुआ करते थे, ये 80 की बात है। जी। कांग्रेस के थे। जनसंघ वहाँ नहीं जीती, तमाम जीतती थी, फैजाबाद नहीं जीतती थी। निर्मल खत्री एमपी हुए, कांग्रेस के थे। अनंतराम जायसवाल एमपी हुए, जनता पार्टी के थे। उसके बाद मिश्र यादव 2 बार एमपी हुए, बसपा से भी जीते। कम्युनिस्ट 3 बार, कम्युनिस्ट, बसपा, सपा सब वो भी जीते, वो भी भाजपा के नहीं थे। विनय कटियार को जब बीजेपी लेके आई, जातीय, जब पहला बीजेपी ने जो जात का कार्ड खेला था तो विनय कटियार था। विनय कटियार कानपुर के रहने वाले थे, बजरंग दल के थे, लेकिन कुर्मी थे। ठीक है। उस चुनाव का मैं आपको एक चीज और बताऊं कि विनय कटियार फैजाबाद जीते थे भाजपा से। बेनी प्रसाद वर्मा कैसरगंज जीते थे समाजवादी पार्टी से। बहराइच से रुद्र सेन चौधरी जीते थे भारतीय जनता पार्टी से, और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी जीते थे बहुजन समाज पार्टी से। मतलब चारों कुर्मी हैं, और पार्टी जो है 2 भाजपा की है और 1 समाजवादी पार्टी है, 1 बहुजन समाज पार्टी है। तो ये जातीय संतुलन था। तो जातीय संतुलन की वजह से, और बहुजन समाज पार्टी की 89 में वहां 90,000 वोट था। आर के चौधरी जो अब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहनलालगंज से, ये वहां से लड़े थे 89 में, इनको 89,000 वोट मिला था। अब की वहां पर 40,000 वोट नहीं मिला बहुजन समाज पार्टी को। ठीक बात है। और बीजेपी हार गई, वोट किसे गया? सपा को गया। राइट। और भाजपा की बी टीम बहुजन समाज पार्टी है। सुल्तानपुर आई है। ये मैं आता इस पे, लेकिन आपने पहले ही उदाहरण देके समझा दिया। मैं नहीं, ये ठप्पा देखिए बहुत बहुत चर्चा होती, क्योंकि इसकी मैं, आप आगे बढ़ाइए, चलिए आप पहले बात पूरी कर लीजिए। उसके बाद सुल्तानपुर आई है। सुल्तानपुर में आप देखिए, चूंकि निषाद है बहुजन समाज पार्टी का, वो भी प्रोडक्ट है, गोरखपुर का रहने वाला है, सुल्तानपुर आके लड़ता है, मेनका गांधी को हरा देता है। ठीक बात है। बहुजन समाज पार्टी का कुर्मी लड़ता है। ये दोनों वोट भारतीय जनता पार्टी के थे। कुर्मी वोट भी अगर कुर्मी कैंडिडेट नहीं तो भाजपा को जाएगा, और निषाद भी अगर निषाद कैंडिडेट नहीं तो भाजपा को जाएगा। दोनों तरफ से बीजेपी का वोट कम हुआ, मेनका गांधी चुनाव हार जाती है। कुर्मी बसपा ने रोका और निषाद उनके साथ गया, मुसलमान था ही, और उसको आप इंडिया अलायंस की एक जीत भी मान सकते हैं। तो मैंने इलेक्शन के बाद इसको जो एनालाइज किया इन सीटों को, तो उसके बाद नतीजा निकल के यह आया कि 1-2 सीटों पे तो समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की वजह से 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया। लेकिन जितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, उसमें से 28 सीटें ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी की वजह से जीत गई। बहुजन समाज पार्टी का 28 सीटें, बसपा का वोट भी उनको मिल गया। बसपा का जो कैंडिडेट था उसने जो वोट काटा वो भाजपा का था। इस तरह से भाई, चाहे वो आर के चौधरी हो, चाहे इंजीत सरोज हो, चाहे आपके राम प्रसाद चौधरी हो, या ये आपके श्रावस्ती के सांसद, वो क्या नाम है उनका, जो अम्बेडकर नगर के रहने वाले थे, बसपा के थे, वो चौधरी हों, वो सुल्तानपुर वाले सांसद हों, उसके बाद ज्योति रमन सिंह का लड़का हो, क्या नाम है उनका, उज्जवल रमन सिंह हो, ये सारे एमपी जो हैं, बुंदेलखंड की आप सीट देख लीजिए, उधर चले जाइए, जो क्या कहते हैं, वो मैनपुरी के पास की कौन सी सीट है, उसी बुंदेलखंड की जो बसपा का एक कैंडिडेट हुआ करता था, रिजर्व सीट है, समाजवादी पार्टी वहाँ जीत गई। तो ये कहना कि कोई बी टीम है, ये तो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, ओवैसी बी टीम है। नहीं तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई भरी रैली में अगर बीजेपी की तारीफ करेंगी मायावती तो लोग कहेंगे ना। एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं उसमें मौजूद था जी। मायावती की तकरीर मैं दोहरा सकता हूँ जो वो बोली है। उन्होंने शुरुआत यहाँ से की कि इस मैदान में हम और आप अपने मसीहा को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सकते थे, क्योंकि इसका निर्माण नहीं हो रहा था, ये टूट फूट गया था, यहाँ हम श्रद्धांजलि नहीं दे पाते थे। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी यहाँ कोई काम नहीं करवाया, फिर उसके बाद पिछले 5 साल में भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मैंने पत्र लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर निर्माण कार्य, वो पैसा जो यहाँ से टिकट से आता है, उस पैसे से इसका निर्माण कार्य कराया। इस बार ये तैयार हो गया, तो इस सरकार का शुक्र है। इसमें बीजेपी की तारीफ कहाँ है? ना इसमें योगी हैं, ना भाजपा है। उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने पत्र लिखा और इस सरकार का शुक्रिया,
इसलिए कि काशीराम हमारे मसीहा हैं, उनके इस स्थल को मेरे पत्र पे अगर बनवा दिया गया तो उसको आप शुक्रिया कहना क्या मतलब बीजेपी की तारीफ करना होता है। और उसी भाषण में उन्होंने कश्मीर में जो पहलगाम घटा उसकी बात की, उसी भाषण में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा उसकी बात की, उसी भाषण में लव मोहम्मद की बात की, उसी भाषण में सारी बातें की। लेकिन देखिए, हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम लोग जानते हैं ना कि कहां से उठा के कौन सा, चूंकि उस रैली के बारे में कोई दूसरा दुष्प्रचार हो नहीं सकता था। मैं तारीफ करूंगा विपक्षी पार्टियों की, वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, कि बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में इतनी बड़ी रैली बसपा नहीं कर पाई। जब आरटीओ लग जाते थे, सारे इंस्पेक्टर और दरोगा लग जाते थे, सारे सेक्रेटरी और प्रधान लग जाते थे, तब इतनी बड़ी सरकार रैली बसपा नहीं कर पाई। और बिल्कुल मरी हुई पार्टी, एकदम निष्क्रिय कार्यकर्ता, एकदम उदासीन कार्यकर्ता, इतनी बड़ी रैली और 2 लफ्ज से खत्म कर दी कि साहब वो तो बीजेपी की तारीफ कर दी और बीजेपी से की प्रायोजित रैली थी। इतने से इस रैली का जो मकसद था मायावती का, उसको किसी हद तक ये कामयाब रहे उसको बदनाम करने में। मकसद डिरेल हुआ, हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मैं यहाँ पे सपा की भी तारीफ करूंगा, कांग्रेस की भी तारीफ नहीं, डिरेल हुआ, वो हुआ, मकसद पूरा हो गया। बाद में उनका तो पूरा हुआ, लेकिन इनको फिर उसके लिए एक मीटिंग बुलानी पड़ी, फिर उसके बाद विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी कि मैंने ये कहा था, मेरा मकसद ये था, काशीराम के लिए क्या कहता, मेरे मसीहा थे, करना पड़ा। लेकिन उस रैली की कामयाबी जो है उसके लिए कोई एक शब्द नहीं ला पाया कि नहीं रैली फ्लॉप हो गई, नहीं भीड़ नहीं आई, लोग जो है वो पैसा दे के बुलाए गए, इस तरह की कोई आरोप नहीं लग सकते थे। तो ये तो एक हर सियासी पार्टी का हुनर है कि दूसरी पार्टी को कैसे बदनाम करती है। अब बहुजन समाज पार्टी उसका काउंटर नहीं कर पाती है, या बहुजन समाज पार्टी को सोचना चाहिए कि हम इसमें क्यों फेल होते हैं। मायावती के ऊपर एक और आरोप लगते हैं कि उन्होंने जो है उनके निशाने पर हमेशा अखिलेश यादव रहते हैं। क्यों नहीं रहेंगे? और ना कि बीजेपी बहुत कम रहती है। क्यों रहेगी बीजेपी? अखिलेश यादव रहते हैं। अब अखिलेश यादव की तो बात ही नहीं करती थी मायावती। आप मायावती की सारी विज्ञप्तियां निकाल लीजिए, मायावती के सारे ट्वीट निकाल लीजिए, अगर उन्होंने 1000 ट्वीट किए होंगे तो 4 ट्वीट अखिलेश पे होंगे, 996 ट्वीट अखिलेश पे नहीं होंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे होगा, डॉलर पे होगा, क्या कहते हैं उन सब चीज़ों पे होगा। लेकिन आप अखिलेश यादव को तो मायावती टारगेट ही नहीं करते थी। रही बात कांग्रेस को, देखिए काशीराम रहे हों, डॉक्टर अंबेडकर के जितने अनुयायी हों, उनकी शुरुआत जो होती है भाषण की या भाषा की, बात की, तो कांग्रेस से इसलिए होती है कि कांग्रेस ने उनके अंबेडकर के जो सेक्रेटरी थे उनसे उनको चुनाव हरवा दिया। अच्छा, इलेक्शन हराने वाली कांग्रेस, जहां से वो संविधान सभा में चुन के आए थे वो हिस्सा पाकिस्तान को में दे दिया, जहां से जीत के आए वो हिस्सा उठा के दे दिया पाकिस्तान को। तो ये सारी चीजों की वजह से हमेशा से अंबेडकर कोई भी होगा तो पहले कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी की बुराई करेगा। तो यही मायावती करती है, पहले कांग्रेस को टारगेट करती हैं, फिर बीजेपी को टारगेट करती हैं, फिर कहती हैं दोनों लोग हमारे दुश्मन हैं, दोनों हमारे विरोधी हैं। और मुस्लिम की बात करती है तो लगता है अखिलेश यादव को टारगेट कर रही हैं। अब इधर मायावती जो कर रही है वो आप सब मुझसे फोन करके पूछते हैं कि सर ये मायावती जो कर रही है इसका मकसद क्या है, क्या सपा का वोट काटना है? मेरा अपना मानना है अनुज भाई कि कोई पार्टी किसी की पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी किसी उटकटवा नहीं होती। ये छोटी मोटी पार्टियां जो बनाई जाती हैं चंदा लेने के लिए, फंड लेने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए, उनका काम तो कैंडिडेट लड़ा के कुछ 100-200 वोट काट लेने का होता है। कोई भी नेशनल पार्टी या कोई भी स्टेट की बड़ी पार्टी या समाजवादी पार्टी क्या उटकटवा है? नहीं है। मध्य प्रदेश में जाके लड़ी उसे क्या कहिएगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, भारत की राजनीति का एक बड़ा, इधर 14 के बाद से एक नई चीज पैदा हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस से बच के रहना बड़ी चालू पार्टी है, भाजपा से मिली हुई है। कांग्रेस ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भाजपा से मिला हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस यहाँ हराने के लिए आया है। बिहार में पहुंचे तो ये हुआ कि साहब ये जो है बी टीम है। वहां पहुंचे महाराष्ट्र तो उन्होंने बताया कि वहां से निकले वो कि उन्होंने कहा भाई ये अरविंद केजरीवाल बी टीम है और समाजवादी पार्टी जो है नुकसान कर रही है। तो अब बीजेपी की बी टीम तो शायद करीब करीब सारी पार्टियों को बना दिया गया, कोई पार्टी नहीं बची होगी जो बीजेपी की बी टीम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को जो मैंने एनालाइज किया है, काशीराम रहे हों या मायावती रही हों, ये अपने बयानों के मामले में पॉलिटिकल नहीं है। अच्छा, जो इनके कमरे की बात है वही इनकी मंच की बात है।
इसमें कोई बदलाव नहीं होता, और ये चीज आज की राजनीति को सूट नहीं करती। लेकिन अब काशीराम भी यही करते थे, मायावती भी यही कर रही है, उनको जो कहना है तो उन्होंने वक्त के साथ बदली नहीं मायावती, या बीएसपी बदली नहीं, या फिर बदलने की अब कोशिश हो रही है 2024 में? मुझे नहीं लगता कि आज भी वो बदली है, और ना बदलने की। बस ये जरूर है कि वो उन्होंने आज जो मुस्लिम के लिए किया, जो मीटिंग में बुलाया, आज से पहले जो आज की बैठक है, इससे पहले मुसलमानों के लिए कोई अलग से बैठक नहीं हुई पार्टी ऑफिस में। वो चाहे दारुशफा का ऑफिस रहा हो बहुत पुराना वाला, या ये वाला हो, या दूसरा ऑफिस रहा हो, मैंने कभी भी मुसलमानों की कोई मीटिंग नहीं देखी। आज हुई। आज मैंने एक चीज़ और देखी, मैं विजुअल कर रहा था अंदर, तो मैंने देखा कि जितनी आगे की रो है उस पर सिर्फ मुसलमान बैठा था। अच्छा। मतलब गिरीश चंद जाटो, घनश्याम चंद खरवार, ये सब एक्स MPs और ये तमाम एक्स MLAs और एक्स मिनिस्टर, ये तीसरी लाइन में बैठे हुए थे। और पहली रो में मतलब जहाँ हाजी सरफराज राइन बैठे हुए हैं, तो सालिम अंसारी बैठे हुए हैं, सबिया अंसारी बैठी हुई, पहली और दूसरी रो इनके लिए थी। तो ये तो बड़ी एक मैसेज देने की कोशिश। हाँ, मैसेज देने की कोशिश। और साथ में ये भी है कि चूंकि इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव ने 2.5% 3% मल्लाह वोट होते हुए उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा कर दी, मुसलमान का नाम नहीं लिया। ओवैसी ने 3 सीटों पे BSP को वहाँ सपोर्ट कर दिया, और इनको टारगेट कर रहे हैं कि भाई आपने मल्लाह को बना दिया, अल्लाह वाले को नहीं बना रहे हैं। उसके लिए ऐलान भी नहीं कर रहे हैं आप। मल्लाह वाले के लिए ऐलान है, अल्लाह वाले के लिए ऐलान नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार के इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भूचाल आएगा। अच्छा। मैं ये महसूस करता हूँ, और वो भूचाल मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेके आएगा। क्योंकि भाजपा को रोकते रोकते मुसलमान इतनी दूर चला गया है कि रोकता है भाजपा को वो अखिलेश के लिए, लालू के लिए, और क्या कहते हैं, राहुल के लिए। इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई नेता विपक्ष हो जाता है, कोई देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो जाता है, कोई नेता विपक्ष हो जाता है, और मुसलमान के हिस्से में बुलडोजर आ जाता है, लंगड़ाते हुए वीडियो आ जाते हैं। जो अब तो आपने नई चीज़ देखी होगी, अब तो वीडियोस जारी होते हैं, पुलिस जारी करती है, तो लंगड़ाता हुआ आदमी गाड़ी से उतर रहा है, उसके बाद थाने से निकल रहा है, उसका हाथ लंगड़ा रहा है। तो मुसलमान के हिस्से में यह आ रहा है। और बोलने की जगह पे एक चीज़ कहा जाता है, इसके लिए सरकार बनानी होगी। भाई 3 बार से वो मेहनत कर रहा है, सरकार बन नहीं रही। तो आप सरकार हमसे बनवाने के लिए हमको लड़ाते रहिए, उसके बाद हमारे घर पे बुलडोजर चलता रहे, पिटते नहीं। ये बात मैं बीइंग मुस्लिम आपसे कह रहा हूँ। अच्छा। एक मुस्लिम होने के नाते, एक जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, जो कम्युनिटी में बात हो रही है, मैं वो आपसे कह रहा हूँ कि आपस की बात में तो कम्युनिटी ये बात कह रही है। किस भूचाल की बात कर रहे हैं, और भूचाल लाएगा कैसे, कोई क्या होने वाला है, जरा वो देखिए, ऐसा समझाएं। है कि अगर बिहार का नतीजे जैसी अंदेशा है, और जैसा हो भी सकता है, कि वहाँ बहुमत तो किसी का है नहीं जी, मेजॉरिटी किसी को मिलने वाली नहीं, हंग असेंबली आएगी। उस हंग असेंबली में जब मुख्यमंत्री रहते हुए, कमलनाथ के होते हुए सरकार बीजेपी की बन सकती है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री अलायंस का होते हुए और सरकार बीजेपी की बन सकती है। कर्नाटका में मुख्यमंत्री होते हुए सरकार येदियुरप्पा की बन सकती है। तो बिहार में तो हंग विधानसभा है, तो सरकार किसकी बनेगी, अंडरस्टूड है। और बिहार का इतिहास तो देखा है हम लोगों ने, क्या रहता है वहाँ पर, कभी कौन सत्ता में आ जाए, कब कौन ना आ जाए। मैं वही कह रहा हूँ ना। तो ये जो हंग असेंबली है, ये तो समझ लीजिए संजीवनी बूटी है ना बीजेपी के लिए। फिर दिल्ली अपना मैनेज करती है, और बीजेपी क्यों, जो सरकार दिल्ली में होती है उसके पास इनकम टैक्स भी होती है, उसके पास CBI भी होती है, उसके बाद ED भी होती है। कांग्रेस बर्खास्त करती थी, 356 का इस्तेमाल करती थी। बीजेपी थोड़ा ज़्यादा ईमानदार है, बर्खास्त करने मतलब चुनाव में भेजने की जगह पे वो अपना सरकार बदल देती है। खाली आप विधायक रहते हैं, आपको निधि मिल रही है, आपका काम चल रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में रिकॉर्ड बनाया हुआ था, जरा सा हुआ सरकार बर्खास्त, 356 लागू, अब मुख्यमंत्री जो है पैदल। बीजेपी इस मामले में थोड़ा ये है कि मतलब वो थोड़ी ईमानदार है, थोड़ी ईमानदार नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मायावती पर हम थोड़ी और बात करेंगे। मायावती के लिए अब आगे आने वाले वक्त में एक और चुनौती क्या खड़ी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, हालांकि बीच में उनके काफ़ी विवाद भी आए, ठीक है, उनकी व्यक्तिगत चीज़ें हो सकती है, लेकिन कोई नेता की कोई चीज़ व्यक्तिगत होती नहीं है, जैसा मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी क्या चंद्रशेखर कुछ सीटों पर दिक्कत कर सकते हैं? अभी तक तो नहीं की है अपनी नगीना के अलावा। और नगीना के बारे में अनुज भाई, शायद हिंदुस्तान का पहला जर्नलिस्ट मैं हूँ। नगीना का जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, नतीजे आ रहे थे, एक मैं चैनल पे बैठा हुआ था, लाइव था, तो मैंने ये कहा था कि मैं इसे चंद्रशेखर रावण
के दलित नेता होने की मोहर नहीं लगा सकता। अच्छा। क्योंकि नगीना में 60% प्लस मुस्लिम है। हाँ, मुस्लिम वोट तो बहुत है। 60% प्लस और 22% शेड्यूल कास्ट थे। 22 में 4 कैंडिडेट थे, 60 में अकेले चंद्रशेखर थे। तो वो जो रिजल्ट है वो दलितों के नेता का रिजल्ट नहीं है, नहीं, वो तो मुसलमानों के नेता का रिजल्ट है। तो वो जो वोट बैंक था नगीना का, वो सपा में शिफ्ट हो जाना चाहिए था। नहीं, सपा में शिफ्ट होता तब जब वो सपा का वोटर होता। वेस्ट यूपी के लोगों को मालूम है कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने कभी वोट नहीं किया था। वेस्ट यूपी में या तो जाट के साथ उसने वोट किया, चरण सिंह से लेके और जयंत चौधरी तक, और या जाटों के साथ उसने वोट किया, मायावती, काशीराम और जाटो मुसलमान। चंद्रशेखर ने वहां पिछले जब से राजनीति शुरू की है उन्होंने नगीना में अपने पैर जमा रखे थे, पूरे देश के कार्यकर्ता बुला लिए। और मुसलमान की एक सियासी तौर पे खूबी जिसे लोगों ने पकड़ रखा है, और मुसलमान के तौर पे उसकी खराबी यह है कि उसको काम नहीं तकरीर चाहिए। चंद्रशेखर तकरीर बहुत अच्छी करते थे। मस्जिद में अपने घर में नमाज पढ़ाऊंगा, किसी ने अगर आँख उठाई तो आँख निकाल लूँगा, किसी ने ज़बान की तो ज़बान खींच लूँगा, मेरे मुसलमान भाइयों को कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से मुलायम सिंह ने एक बार तकरीर की थी बिजनौर में ही। उन्होंने कहा था अपनी आत्मरक्षा के लिए मुसलमान कट्टा रखें। मुसलमान खुश कि मुलायम सिंह ने कह दिया मुसलमान कट्टा रखें, और उसके बाद मुसलमान दफ़ा 25 में उसका चालान होने लगा, मुख्यमंत्री उसे बचाने नहीं आ पाए। तो ये जो चीज़ है ये चंद्रशेखर के काम आ गई। मैं कई चैनल्स में मेरी बात हुई अनुज भाई, आपसे भी मैं कहता हूँ कि चंद्रशेखर अभी भी 1% वोट नहीं पा पाए। अच्छा, उनका परसेंटेज 1 नहीं हुआ। नगीना निकाल दीजिए बस आप। नहीं, तो मेरा जो ये मानना आदमी है अभी 1% वोट अपने समाज का नहीं ला पाया वो मायावती का विकल्प हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं जी, कि जिसके पास नीला झंडा हाथी निशान होगा, इस उत्तर प्रदेश में कई पासवान आए, कई प्रकाश अंबेडकर आए, कई उदित राज आए, कई लोग आए और चले गए, लेकिन नीला झंडा हाथी निशान जो है वो जिस कम्युनिटी की राजनीति लोग करने आते हैं उस कम्युनिटी के लिए उस नीले झंडे की पहचान है जिस पे हाथी निशान बना हुआ है। वो लीडरशिप हम और आप, अगर ये दौर वो वाला होता आज से 10 साल पहले वाला, तो चंद्रशेखर को कोई मुजफ्फरनगर के बाहर ना जानता। ये दौर सोशल मीडिया का भी है, ट्विटर का भी है, यूट्यूब का भी है, पॉडकास्ट का भी है, इसलिए चंद्रशेखर पूरे देश में उनका नाम हो रहा है। मायावती या काशीराम ने जब इस पार्टी को बनाया था, तैयार किया तो एक एक घर पे बैठ के 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे के कैडर होते थे, एक एक आदमी को तैयार करके यहाँ तक पहुंचे, और वो अभी जिंदा है। उसमें से कोई चंद्रशेखर के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ज़माने के साथ सब कुछ बदला। अब फास्ट फूड है, फास्ट इंटरनेट है, फास्ट ड्राइविंग है, फास्ट डिलीवरी है। अब ब्लिंकिट से ही आदमी सामान मंगाता है, जल्दी से, सबसे जल्दी कहाँ से आ जाएगा, ब्लिंकिट से आ जाएगा। तो राजनीति भी अब तेज हो रही है। अब स्लो पॉलिटिक्स जो है वो आज के नौजवानों को सूट नहीं होती है। दूसरी चीज़, जब शेड्यूल कास्ट का गरीबी का ज़माना था उसके पास साइकिल नहीं होती थी। आज वेस्ट यूपी में थार भी है, छत खुलने वाली मर्सिडीज भी है, समझे आप। इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बुलेट तो आम है वेस्ट यूपी में, और उसकी बड़ी मोछें भी हैं, नौजवान लड़का भी है, लेकिन अब उसके पास अपना ये प्रदर्शन करने का कोई जरिया नहीं था। बीजेपी और संघ के लड़के, आरएसएस के लड़के, बजरंग दल के लड़के, ये तो एक भगवा लेके मोटरसाइकिल से जय श्री राम करते हुए निकल जाते थे। इनको लगता था कि हमारी वाली पार्टी नेता तो हमसे कुछ करवाती नहीं। ऐसे में चंद्रशेखर का उदय हुआ। उनके पीछे वो लड़का अपना, उसने नीला पटका बांधा, उसके बाद अपनी बुलेट पे चढ़ा और मोछ टाइट किए, अच्छे कपड़े पहने, और उनके पीछे पीछे चल निकला। नहीं तो 50 लड़के ऐसे ही चल दिए जय भीम करते हुए। तो ये उस एक्शन का रिएक्शन था। उसे आप नौजवानी का एक जोश कह सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ। लोग ये चर्चा करते हैं कि जिस क्षेत्र में, जिस लोकसभा क्षेत्र में मायावती खुद गई हों, खुद रैली की हों, और वहाँ से बीएसपी हार जाए। तो मायावती तो यूपी के 80 में से कई जगह गई थी, 30 जगह पे गई थी। हाँ, हर जगह हार गई। लेकिन वहां पर सीधे तौर पर ये हो गया था वर्सेस चंद्रशेखर और बीएसपी। मैंने क्या कहा कि वहां पर चंद्रशेखर जो है वो मुस्लिम वोट अगर 60% की जगह पे शेड्यूल कास्ट 60% होता, तब ये रिजल्ट निकालने में आपको आसानी होती कि ये वोट शेड्यूल कास्ट का है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक है उसका 1% भी अभी चंद्रशेखर के पास मैं नहीं देख पाया, क्योंकि तमाम उपचुनाव हमने देख लिए।
तमाम उपचुनाव हमने आपने देखे। बस जो डुमरियागंज की जिस सीट की बात करते हैं कि हमने 2 सीटें लड़ी, देखिए मैं जीत गया, वो जो है हमारा तीसरे नंबर पे आ गया। वो कुर्मी एमएलए था अपना दल जैसी पार्टी का, समाजवादी पार्टी में गया, सपा ने टिकट नहीं दिया, बसपा से मांगा, बसपा ने टिकट नहीं दिया, आज़ाद समाज पार्टी ले लिया उसने, वो आज़ाद लड़ने जा रहा था। तो उसको मिलने वाले वोट को चंद्रशेखर का वोट मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के 80 के 80 लोकसभा और 403 विधानसभा के एक एक नेताओं के बारे में मुझे जानकारी है कि उसके खुद की हैसियत क्या है। तो वो मुझे मालूम है कि वो वोट किसका है। वो चंद्रशेखर का वोट तब मैं मानता कि वो उसके बगल की दूसरी सीट पे अगर लड़ रहा है आज़ाद समाज पार्टी, वो आपको मैं मिसाल देता हूँ जी, मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ, बिल्कुल ठीक है, बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, चंद्रशेखर ने उसको कैंडिडेट बनाया जो समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहा था, सूरज। ठीक, हालत क्या हुई इसकी? अगर चंद्रशेखर विकल्प होते, ठीक बात है, तो बसपा वहां लड़ भी नहीं रही थी। बहुत आसान था उनके लिए, सीट ना निकालते, 18-20 हजार वोट तो पाते, कुछ नहीं, कुछ 20,000 पाते, 18,000 पाते, 10,000 पाते, 15,000 पाते, 2,500-3 हजार वोट आप पा रहे। और लड़ने वाला वो है जो मोहनलालगंज से बीएसपी से लड़के गया था, एमपी लड़के गया था, वहां पहुंचा आज़ाद समाज पार्टी से लड़ गया। उसको शौक है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें राजनीति में राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ना होता है। तो उसमें से तमाम लोग ऐसे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, मायावती जो इतना एक्टिव हो गई हैं और अब लग रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ 27 तक वो इस तरह से एक्टिव रहेंगी, और जैसा कि जो जानकारी मिल पा रही है हम लोगों के पास, के हालांकि आपके पास तो अंदर की खबर रहती है कि मायावती ने कह दिया है कि कमर कस लो अभी से 2027 के लिए, नुकसान किसका होगा? देखिए, मायावती का मजबूत होना आमतौर पे जो लोग देखते हैं वो समाजवादी पार्टी का नुकसान देखते हैं। मेरा मानना है कि मजबूत मायावती समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बीजेपी को डैमेज करती हैं। कैसे? जब जब मायावती के 60-70 एमएलए हुए हैं, तब तब बीजेपी जो है सत्ता से बाहर हो गई। और जब मायावती बहुमत में आई है तो बीजेपी बहुत दूर जा चुकी थी, इतनी दूर चली गई कि उसको मतलब दूर दूर तक उसका निशान नहीं था। उसकी वजह है नान यादव ओबीसी, जो 2014 के बाद अमित शाह ने जो बीएसपी के तमाम नेताओं को तोड़ा, वो जुगल किशोर रहे हों, परमदेव यादव रहे हों, तमाम नेता, और उनसे काशीराम का वो फार्मूला लिया। मैं अक्सर कहता हूँ कि ओबीसी पॉलिटिक्स में धर्म, जो आपका जात है, जात पर धर्म का तड़का मार के वही काशीराम के फार्मूले को उठा के रख दिया अमित शाह ने। मैं बिल्कुल उसमें कुछ नया नहीं देखता। उस जात को, उनका भी मौर्य था, स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम ले आए केशव मौर्य, उनका भी चौहान था, दारा सिंह चौहान, फागू चौहान, तुम दोनों को तुम ले आए, दारा सिंह चौहान, फागू चौहान, उनके बाद भी रामचंद्र राजभर, सुखदेव राजभर थे, तुम भी ले आए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, वो सारी आप पूरे प्रदेश में घूम जाइए, उनके पास भी निषाद थे, धर्मराज निषाद होती है, तमाम लोग, आप भी ले आए, एक दूसरा निषादों का नेता संजय निषाद, उसके साथ अपने अलायंस किया, बेटे को टिकट दिया, 5 टिकट और बांट दिया, हो गया काम। जो काशीराम का फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला, बस ये है कि काशीराम के फॉर्मूले में सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन था, और भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले में जाति पर धर्म का तड़का था। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ, और उसका फायदा उन्हें मिल गया। आज अगर लौटती हुई मायावती, मजबूत मायावती दिखाई देती हैं, तो सबसे पहला नुकसान तो बीजेपी का शुरू होगा। ठीक है। ओबीसी का वो तबका जो नान यादव के चक्कर में बीजेपी के पास चला गया, बसपा छोड़ के, आप उसकी मिसाल ले लीजिए। ओम प्रकाश राजभर मायावती के कसीदे पढ़ रहे हैं, संजय निषाद मायावती के कसीदे पढ़ रहे हैं, पल्लवी पटेल के बारे में मुझे जानकारी, उन्होंने मायावती को कई बार अप्रोच किया अपने लिए, पहले भी उन्होंने काफ़ी कराया, क्या किया। तो ये सारी चीज़ें आप अगर देखिए तो आपको क्या लगता है कि नुकसान किसका होगा? बीजेपी का होगा। समाजवादी पार्टी का नुकसान जो होगा तो वो फुटकर नहीं होगा, समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा तो मुसलमानों का होगा, और बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको बताऊं, 1984-85 तक कांग्रेस को भी यही गलतफहमी थी कि मुसलमान जाएगा कहाँ। यही गलतफहमी आज की समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की होगी कि मुसलमान जाएगा कहाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक नेता से उन्होंने कहा, ये जुमला कहा कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुस्लिम नेता से, उन्होंने कहा जहन्नुम में चला जाएगा लेकिन आपके साथ नहीं रहेगा। मुसलमान ने जब कांग्रेस को 85 में छोड़ा तो फिर कांग्रेस के पास सर छुपाने की जगह पूरे देश में नहीं बची थी। कांग्रेस के ख़त्म होने की 2 वजह थी, शेड्यूल कास्ट का बसपा के साथ जाना और मुसलमानों का कांग्रेस को छोड़ देना। कर्नाटका में नहीं बची थी कांग्रेस, तेलंगाना में नहीं बची थी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश से तो साफ थी ही, बिहार में आज तक स्ट्रगल कर रही है। कांग्रेस ख़त्म हो गई थी, इन सारे राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे। तो ये कौम जो है ना, पेशेंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ये होता है ना सोडा बॉटल, ये सोडा बॉटल वाला मामला है, एक बार जब ढक्कन खुल गया तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो ये वहाँ पे खड़ा है
नुकसान तो समाजवादी पार्टी का अगर होगा तो बिल्कुल वाइप ऑफ हो जाएगी, लेकिन बीजेपी का भी नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी में एक तबका बीजेपी मुखिया से बहुत नाराज है, और वो तबका बहुत दिमागी है, बहुत ज़हीन है, वो अपने दिमाग से खेलता है, और उसने बहुजन समाज पार्टी की 7 से 12 की सरकार में खूब मलाई खाई है, खूब मज़े उठाए हैं, खूब मज़े लिए हैं। वो अगर यहाँ पर अपनी, एक तो उसने रैली करके 9 अक्टूबर को दिखा दिया, देखिए हमारा वाला हमारे पास वापस आ गया, अगर उसमें ओबीसी का जुड़ाव दिखाई दिया, उसमें दूसरे जो आपके लोग हैं ओबीसी के तमाम लोग अगर नेता आते हुए दिखाई दिए, तो वो तबका सबसे पहले छोड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी का ब्रेन भी वो है और वोट भी वो है। यादव वोट बैंक को तोड़ना आसान है? नहीं, यादव वोट बैंक को तोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यादव कैंडिडेट दे दे दूसरी पार्टी, यादव वोट बैंक टूट जाता है। उसकी मिसाल मैं देता हूँ, रुदौली विधानसभा है, 2 बार से अब्बास अली ज़ैदी रुश्दी मियां विधायक होते थे सपा के, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने रामचंद्र यादव को टिकट दे दिया, 3 बार से हार रहे हैं अब्बास अली ज़ैदी रुश्दी मियां। यादव कैंडिडेट बीजेपी का आया, मुस्लिम हार गया। जौनपुर आप जाइए, अरशद खान समाजवादी पार्टी से लड़े, पूर्व विधायक थे जौनपुर से, भाजपा से कैंडिडेट आ गया यादव, 2 बार से मुसलमान को हरा रहा है। तो यादव तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस कैंडिडेट, बस आपको यादव न लड़ाओ, आप यादव दे दिए, टूट गया यादव, टूट गया। और उसकी मिसाल देता हूँ, 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 6 यादव एक तरफ से एमपी जिता दिए थे, और सरकार मुलायम सिंह यादव की थी। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव, मिस्सेन यादव, कैलाश नाथ यादव और टीपी यादव। तो यादव वोट बैंक जो है उसके लिए बहुत परेशान होने की अच्छा, जरूरत है। क्या लगता है आपको कि अगर मायावती और भी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, या फिर बीएसपी की संभावनाएं दिखती हैं, हालांकि जो पिछले चुनाव में नहीं दिख पा रही थी, 2027 में अगर दिखती हैं, तो बड़े विकेट गिर सकते हैं दूसरी पार्टियों के, इधर आ सकते हैं? देखिए ऐसा है, जो बीएसपी से गए हुए लोग हैं, जो सेट हो गए, उनके आने की संभावना तो नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर रामचंद्र राजभर जो हैं वो एमएलए हैं, त्रिभुवन दत्त एमएलए हैं, लालजी वर्मा एमपी हैं, इंजी सरोज खुद एमएलए हैं, बेटा एमपी है, ऐसे लोग तो नहीं आएंगे। लेकिन वेस्ट यूपी में इसकी संभावना बढ़ती है। अच्छा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जो भी नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों से जीत के आते हैं, और समाजवादी पार्टी को उनको देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। वो चाहे मेरठ के लोग हों, चाहे मुजफ्फरनगर के लोग हों, चाहे बागपत के लोग हों, चाहे सहारनपुर के लोग हों, चाहे बिजनौर के लोग हों, चाहे नगीना के लोग हों, चाहे अमरोहा के लोग हों, चाहे संभल के लोग हों, ये यहाँ तक आप आइएगा तो आपको यादव वोट नहीं मिलेगा। शाहजहाँपुर पार करने के बाद यादव नहीं है, नहीं है। और सहारनपुर तक आप चले जाइए, यादव वोट इतना नहीं है कि एक जिला पंचायत की सीट जिता दे। हाँ। विधानसभा तो बड़ी दूर की ठीक बात है। तो वो जब देख रहा है कि अगर बीएसपी से हमारा काम बन गया तो हमको इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, हमको नॉमिनेशन करना है, जीत लेना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आजम खान बाहर आ गए। आजम खान साहब बाहर तो आ गए हैं, लेकिन मैं आजम खान की रिहाई को सियासी मानता हूँ। सियासी रिहाई है? मैं सियासी मानता हूँ, क्योंकि मेरे आजम साहब के 85-86 से मेरे उनके ताल्लुकात रहे, मैं उनके साथ सोया हूँ, उनके हाथ से बनी हुई चाय मैंने पी है, तो मैं जानता हूँ कि आजम साहब कितने गहरे हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। 1 महीने 2 महीने के अंदर एक ही बेंच से इतनी जमानतें, वो भी हाई कोर्ट से। आजम भी रहा, सोलंकी भी रहा, अब्बास अंसारी भी रहा, उमर अंसारी भी रहा, अब्दुल्ला भी बाहर, तंजीम भी बाहर, मजाक चल रहा है। और सब पे सेशन से लेके और जो लोअर कोर्ट्स हैं सब मुकदमा सुनने को तैयार नहीं, लंबी लंबी डेट्स लग रही, लंबी लंबी तारीखें लग रही, 6-6 महीने सुनवाई नहीं हो रही, और ऐसे मुकदमे हाई कोर्ट में फटाफट जमानत हो रही। आपने तो रिहाई पर सवाल उठा दिया। मैंने सबकी रिहाई पे, सबकी जमानत पे सवाल उठा दिए, एक बेंच से हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट मतलब क्या है? हाई कोर्ट का मतलब कॉलेजियम है। कॉलेजियम का मतलब क्या है? कॉलेजियम का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा उसमें दखल है। मकसद क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे मकसद यह है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अच्छा, दिल्ली लखनऊ के लिए बहुत से इंतजाम कर रहा है, उसमें एक इंतजाम ये भी शामिल है। अच्छा, ठीक है। तो अब आजम खान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के लिए कुछ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? मैं नहीं समझता हूँ, इसीलिए अखिलेश उनको भाव नहीं देते। अब आप देखिए, आजम साहब रामपुर के हैं, रामपुर ही में उनका विरोधी एमपी हो गया। इससे पहले जयप्रदा वहाँ से एमपी हो गई। उनके बिल्कुल बगल में कुंवर इकबाल महमूद हैं, तुर्क नेता हैं, आजम से उनकी नहीं बनती।
बर्फ साहब का इंतकाल हो गया, उनका पोता है, बर्फ साहब से आजम साहब की कमी नहीं बनी। उसके बगल में अमरोहा है, महबूब अली से आजम की कमी नहीं बनी। उसके बगल में आप आइए यहाँ पर नौगांव सादत दूसरा वाला अमरोहे का जो हिस्सा है, वहाँ पर मौलाना जावेद आबदी से आजम की नहीं बनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम इकलौते इतने बड़े मुस्लिम नेता हैं कि किसी मुस्लिम नेता से उनकी नहीं बनी। वो शाहिद मंजूर हों, इकबाल महमूद हों, महबूब अली हों, या इमरान मसूद का परिवार रहा हो। आजम साहब से किसी मुसलमान की नहीं बनी, और उसके बाद भी सब लोग एमएलए हैं। अखिलेश भाव क्यों नहीं दे रहे? मुझे मालूम है कि आजम खान कुछ नहीं कर सकते। आजम खान पोस्टर बॉय थे मुलायम सिंह के, पोस्टर बॉय से ज़्यादा नहीं थे, तकरीरें अच्छी कर लेते थे। सेकंड सीएम कहा जाता था उनको। सेकंड सीएम थे ही। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मैं इस्तीफा लेके चला जाता था। एक दिन मुलायम सिंह ने कहा रुके रहो, बैठो, चलो साथ में गवर्नर को मैं भी इस्तीफा दे के आ जाता हूँ। क्योंकि जब देखो इस्तीफा दे देते थे या को भवन में बैठ जाते थे। तो आजम खान को उन्होंने पोस्टर बॉय रखा था। उस जमाने में कांग्रेस के खिलाफ आजम की तकरीरें अगर आप सुन लीजिएगा और पुरानी तकरीरें निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरठ, मरियाना, भागलपुर, हाशिमपुरा, फिर बाबरी मस्जिद का ताला खुलना, ये सारे वाक़े हुए। उसमें आजम खान एक फायर ब्रांड नेता थे। वो तकरीरें करते थे, और मुसलमानों फिर याद रखना, तो मुसलमानों तो ये करना, फिर मुसलमानों तो इस तरह से रो देना और चिल्ला देना, और तो ये आजम का लहजा था। आज अखिलेश यादव को ऐसी तकरीरें नहीं चाहिए। अखिलेश को जब मंच पे टोपी नहीं चाहिए, तो आजम की फायर ब्रांड तकरीरें क्या करेंगे? तो आजम का बाहर आना, मैं समझता हूँ कि इसका सियासत पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला है। मायावती की जगह आप क्या इंडिया गठबंधन में देखते हैं? आपकी नज़र से क्या है? आपने इतने साल से कवर किया है, और लोग ये चर्चा करते हैं, एक तबका ऐसा है कहता है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा है। इंडिया गठबंधन में नहीं है तो मायावती क्या जाएंगी? केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, पंजाब में इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। उसके अलावा ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, बंगाल में कांग्रेस के साथ नहीं है। केजरीवाल हरियाणा में साथ हैं, दिल्ली में साथ नहीं है। तो ये इंडिया गठबंधन खुद गठबंधन नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इंडिया गठबंधन तो नहीं, हाँ कांग्रेस इस बात की बड़ी कोशिश कर रही थी कि हमारा बीएसपी से बन जाए, हम सबको छोड़ देंगे। क्योंकि भाई अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश में क्या है? कांग्रेस का अगर बीएसपी से बन जाता तो सपा छोड़ देती, सबको छोड़ देती वो। क्योंकि भाई अखिलेश यादव का, क्योंकि कांग्रेस से वो मुसलमान दिल्ली में कांग्रेस को देखता है। अखिलेश चिल्लाते रहते, कोई फर्क ना पड़ता, मुसलमान जो है कांग्रेस के साथ जाके बीएसपी को वोट कर देता। कांग्रेस पार्टी ने 2024 में किस हद तक कोशिश की थी मायावती के साथ संपर्क साधने की? कांग्रेस ने बहुत अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन अप्रोच जो है वो तरीका नहीं था। अप्रोच का जो तरीका होता है, वो अप्रोच का तरीका सही नहीं था। दो नाव पर सवार थी कांग्रेस, दो नाव पे भी सवार थी, और उसके अलावा जो उनका तरीका था, वो मायावती का तरीका और काशीराम के तरीके में बड़ा फर्क नहीं है। अच्छा। और मायावती बहुत हार्ड बार्गेनर है। मायावती से ये कह कि आप रिलायंस नहीं कर सकते कि आपके तो 0 एमएलए है, 1 एमएलए है, अब तो ख़त्म हो गई हैं, अब तो इसके बाद फिर मायावती फिर आपको उठा के भगा देंगी। मायावती ने फ़ोन नहीं उठाया है कांग्रेस के बड़े नेताओं का। अच्छा। मेरे पास इनपुट है बिल्कुल सॉलिड, मतलब जवाब नहीं दिया उन्होंने फ़ोन का, मतलब शीर्ष नेतृत्व का। नाम बता सकते हैं किसका फ़ोन नहीं उठाया? अब देखिए ऐसा है कि आप और हमको हमारी आपकी रोजी रोटी यही है कि हम अपने सूत्र को पोशीदा रखें। दिल्ली से आया होगा, लेकिन दिल्ली से आया था, दिल्ली से आया था शीर्ष नेतृत्व का फ़ोन। मायावती ने फ़ोन नहीं उठाया? नहीं उठाया, और कॉल बैक भी नहीं किया। मायावती का ये कहना है, ये ईगो है, एरोगेंस है, क्या है ये? नहीं, कुछ नहीं है। उनका कहना है कि मुसलमान वोट की बात मैं मुसलमान से करूंगी, मुसलमान की वोट की बात मैं अखिलेश या राहुल से नहीं करूंगी। अच्छा। वोट किसी और का, बात किसी और से की जाए, क्यों? वोट आपका है अनुज भाई। अनुज श्रीवास्तव का वोट करने के लिए हम ओपी श्रीवास्तव ट्रस्ट से बात करेंगे ना, कि हम भारतीय जनता पार्टी में क्या कहते हैं, कैश ज़्यादा वोट देता है, बीजेपी से बात करेंगे, साहब हमको कैश दिला दीजिए। यही पॉलिसी काशीराम की थी, यही पॉलिसी मायावती की, कि जिसका वोट है हम बात उससे करेंगे। हम इंडिया अलायंस में इसलिए आए कि मुसलमान वोट हमें मिल जाए, और मुसलमानों की बात, वोट की बात हम करें राहुल गांधी से, क्यों करें?
मुसलमान वोट के लिए हम बात करें अखिलेश यादव से, हम क्यों करें? हम लालू यादव से मुसलमान की बात करें, हम क्यों करें? हम ओवैसी से कर सकते हैं, और बिहार में उन्होंने पिछली बार ओवैसी से अलायंस करके बताया कि वो उस कम्युनिटी का लीडर है, कम्युनिटी उसको मानती है, हम उससे तो बात कर सकते हैं। तो उसकी एक वजह ये भी है। देखिए, मायावती को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं तो 91 से मायावती को देख रहा हूँ। शायद जर्नलिस्टों में मैं अकेला आदमी होऊंगा 1 to 1 कम से कम आधे दर्जन बार बैठा हूँ मैं उनके पास। वो कभी 2 मिनट, कभी 7 मिनट, कभी 9 मिनट, कभी 10 मिनट, लेकिन बैठा हूँ। तो मैंने जो उनको देखा है, मैंने उनकी गवर्नमेंट को बहुत करीब से देखा, उनके काम करने के तरीक़ों को देखा। मायावती में यह नहीं है कि ड्राइंग रूम में कुछ और रहे और बाहर कुछ और। जो विज्ञप्ति में होगा वही ज़बान से होगा, कुछ इधर उधर नहीं, कुछ इधर उधर नहीं। अब एक नाम की चर्चा अगर नहीं करेंगे तो हमारा पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा, आकाश आनंद। क्या यहाँ पर अब वो बदलाव आ रहा है, या फिर आकाश आनंद का भविष्य आप कहाँ देखते हैं? देखिए, आकाश आनंद का भविष्य बीएसपी में ही है, और बीएसपी का भविष्य आकाश आनंद में है, और दोनों की दलीलें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दावा बगैर दलील के नहीं होता। आकाश आनंद अगर राजनीति कर रहे हैं तो आकाश आनंद इस हैसियत में नहीं है कि वो चंद्रशेखर की तरह एक नई पार्टी बना के राजनीति कर सकते हैं। ठीक बात है। और मायावती अगर आकाश आनंद को प्रमोट कर रही हैं तो इसका मतलब उनकी नज़र में बीएसपी का भविष्य आकाश आनंद है। ये तो बिल्कुल तय हो गया। और मायावती ने अपनी हर बैठक में कहा कि जिस तरह आपने मेरा ख्याल रखा है उस तरह आकाश का ख्याल रखिए। बड़ी रैली में कहा, बंद कमरे में कहा, कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग में कहा, कार्यकर्ताओं के बीच में कहा, जो मिलने जाता है उससे भी कहती हैं कि भाई आकाश जो है उसको आप लोग ख्याल रखिए। आकाश आनंद में फायर तो है, हमने अपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनकी तकरीरों में देखा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो तरीका है वो ऐसा नहीं है। मायावती जिसको ग्रो कर रही हैं उस पर सीतापुर में FIR लिख जाए तो उनके पास उसको पार्टी से हटा देने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। तो राजनीति है सर, उसमें तो मुकदमे लगते रहते हैं, इसमें उसके बाद क्या होता है? मुकदमे लगने के बाद ये होता है कि आदमी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब जो राजनीति है वो पहले की राजनीति नहीं है, अब राजनीति दुश्मनी की होती है। अब FIR लिखाई जाती है और सीजेम के यहाँ से फैसला हो जाता है। सीजेम छोड़ दीजिए, ये सीजेम के यहाँ से फैसला हो जाता है। 2 साल का फैसला हुआ और इधर फैसला होता है, उधर फैसला खत्म हो जाती है। तो पार्टी से हटाकर, जिम्मेदारियों से हटाकर बचाया, और साथ में फिर उनको ये भी बताना था कि मतलब जो मैं कहूँ वो करो, इधर उधर मत। किसी बहुत करीबी आदमी से उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश नहीं बनने देना चाहती थी। ये बहुत कुछ चीजें ऐसी कह रहा हूं जो मैं पहली बार कह रहा हूं आपसे। आकाश आनंद बहुत फायर भी है, उनके अंदर बहुत मैच्योर लड़का है, बहुत मैच्योर। और लड़का मैंने इसलिए कहा कि युवा इकलौता कोई पॉलिटिशियन है तो आकाश आनंद है। बाकी कोई युवा नहीं है। जिनको युवा कहा जाता है, अगर राहुल गांधी को आप युवा मानते हैं तो 5 साल बाद पेंशन मिलेगी उनको। वो जो पेंशन होती है वृद्धावस्था पेंशन, बस 3-4 साल आप दे सकते हैं उनको। तो जो 4 साल बाद वृद्धावस्था पेंशन पाने के योग हो जाएगा उसे आप युवा कैसे कह सकते हैं? आकाश अभी 30 के नहीं हुए, अभी 30 के नहीं हुए जब हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीएसपी को अब थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और उसको आकाश आनंद आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बीएसपी को ज़रूरत है। जो ये ज़माना वही है, फास्ट फूड का, जैसे मैंने कहा, फास्ट इंटरनेट का, तो फास्ट सब कुछ हुआ है। खरे उतर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मायावती ने जैसा चाहा वैसे तो अब आकाश आनंद है, तभी मायावती अब जैसे आप समझिए बिहार में आकाश आनंद को होना चाहिए, आज की बैठक में उन्होंने बुलाया। आज की बैठक में बुलाना ये बताता है कि मायावती अब आकाश आनंद को धीरे धीरे करके उनको जिम्मेदारियां दे रही हैं। और मेरे पास तो जो मेरा तजुर्बा कहता है उसके हिसाब से मैं आकाश आनंद को जनवरी में उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ। अच्छा। और विधानसभा तक देख रहा हूँ। देखिए, अभी मायावती सिर्फ बैठकें कर रही हैं, कैडर लगा रही। पहले उन्होंने 3 महीने 6 महीने के लिए भेजा कि आप जाइए बूथ बनाइए। 6 महीने में बूथ का जो तैयारी हुई उसका टेस्ट लिया उन्होंने, एक रैली करके 100% साबित हुआ कि नहीं, सफल है, काम किया हमारे लोगों ने, बूथ का जो हमारा कैडर तैयार किया है। रैली के बाद फिर उन्होंने बैठकें करनी शुरू की। अब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला है कि आप जाइए, मुस्लिम्स को जोड़िए, उनको पूरी बातें बताइए। ओबीसी की बैठक पहली तारीख को बुला रखी है।
आकस्मिक कहीं भी पहुंच के किसी मंडल की समीक्षा कर लेंगी, जैसे वो मुख्यमंत्री रहते हुए करती थी। तो ये चीज़, मैं जाऊंगी या आकाश जाएंगे, तो आकाश तो बहुत अवेलेबल है, आराम से चले जाएंगे। ठीक है, अब आपने इतना करीब से देखा है, जाना है, वो मेच्योरिटी दिख रही है अभी आकाश आनंद के अंदर? नहीं, आकाश मैच्योर भी हैं, वेल मैनर्ड हैं, वेल कल्चर्ड हैं। और हमने तो आकाश का अंदाज़ा इस तरह से लगाया है कि ANI से लेके और न्यूज़ 18 तक और आपकी जी न्यूज़ तक हर चैनल पे उनके अगर इंटरव्यूज़ देखेंगे, वो चाहे कुमार अभिषेक से पहला किया हो उन्होंने दिल्ली के उसमें नोएडा के स्मारक में, या आखिरी जो भी हुआ हो, मतलब वो अंदाज जो है ना, वो बताता है कि इसके मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर बचपना नहीं लगता, नहीं लगता, और वो बचकानी बातें भी क्योंकि नहीं बचकानी बातें में नहीं। और हम और आप अगर किसी को जज कर रहे हैं, जो हमसे आपसे बड़ा निंदक नहीं है इस देश में कोई। हम लोग तो किसी को नहीं छोड़ते ना। अगर हमारे पैमाने पे वो आदमी जो है कॉन्फिडेंट दिख रहा है, सवालों में फंस नहीं रहा है, उल्टे सीधे जवाब नहीं दे रहा है, अपमानजनक बात नहीं कर रहा है। जब राहुल और अखिलेश की बात हुई थी, तो जो मैंने कोट किया है आकाश के जुमले, आकाश ने ये बात कही थी कि अगर वो यूं आए तो मैं क्या हूं, वो तो मेरे अंकल हैं। बताइए। कुमार अभिषेक से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी और राहुल गांधी तो मेरे अंकल हैं। और ये सच है, वो 30 का वो 60 के। सही बात है। 2027 में मायावती मुख्यमंत्री बन सकती हैं? इस वाले जवाब को मैं दे सकता हूँ, सीटें क्या पाएंगी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अपने तजुर्बे पे जो मेरा 40 साल का सहाफ़त का, पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का तजुर्बा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 2027 में मैं मायावती को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखता हूँ। कैसे ये नहीं बता पाऊँगा, 26 में मिलिएगा, आप अप्रैल में बताऊँगा आपसे। शपथ लेते हुए देखते हैं? शपथ लेते हुए मायावती को मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, कैसे ये 26 अप्रैल में बताऊँगा आपको। कितनी सीटें ले आए तो मुख्यमंत्री बन सकती हैं? देखिए, मायावती पहली बार मुख्यमंत्री तो 41 MLA बन गई थी। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि 2027 में तो 41 में बन गई थी, या 39 से 37 थी, ऐसी 40 के अंदर थी। समय बदल गया है। जो 63 MLA थे उनके, जो जीते थे 67, उस 67 MLA में आधे तो मुलायम तोड़ ले गए थे। वक्त बहुत बदल गया है। मैं ये कह रहा हूँ बदले हुए वक्त ही पे तो अभी हम आपको पॉडकास्ट खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनेंगे। अच्छा ठीक है, जो पॉडकास्ट खत्म होने के बाद आप बताएंगे, वो कब मैं दोबारा आपसे पॉडकास्ट करूं जो आप कैमरे में? मैं आपको अप्रैल में बता दूंगा, 26 में। अच्छा, और एक मोटा तौर पे आकलन, बीएसपी कितनी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी या तो अगर मुस्लिम और जिस तरह से आज उन्होंने झोंका है, और अगर बिहार का रिजल्ट तेजस्वी के खिलाफ जाता है, तो फिर मायावती अपने दम पे ले आएंगी। फिर अखिलेश यादव बहुत दूर जा चुके होंगे। ठीक है, जहां मुसलमान डाइवर्ट हुआ, सिर्फ पश्चिम का हो गया, तब भी मायावती का काम हो जाएगा। और जैसा कि ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है, बहुत समझदार कौम होती है। मजबूत बीएसपी में सबसे पहले ज्वाइनिंग की अगर बाढ़ आएगी तो वहीं से आएगी, क्योंकि कमजोर पे वो दांव नहीं लगाएंगे। उनको पता है उत्तर प्रदेश की 403 के हाल क्या है। उनको जैसे ही लगेगा 403 सीट में ये 200-300 पे तो सिर्फ मायावती की बात चल रही, वो चुपचाप चले जाएंगे धीरे से। अखिलेश के साथ वो नहीं जाएंगे, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कोई चीज़ होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को अभी लोग या फिर विपक्षी दल जो हैं वो हल्के में ले रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि मायावती को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि मायावती की जितनी चर्चा इधर 3 महीने में हो गई, मैंने दूसरे नेता की चर्चा ही नहीं देखा। अखिलेश यादव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उतनी चर्चा नहीं होती है। मायावती एक विज्ञप्ति भेज के उतनी चर्चा करा रही, एक ट्वीट करके उतनी चर्चा करा रही। ठीक बात है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैंने भी आज आपके साथ बात की, मैं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब जो जनरेशन है, यंगस्टर्स जो हैं, उनको राजनीति का जो रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं, वो सियासी तौर पे उसकी जानकारी नहीं जी। वो भी व्हाट्सएप से लिए उठाए हुए सवाल को लेके आते हैं, और या जो टीवी मीडिया में चल रहा है उन्हीं बातों को लाके सवाल में रखते हैं। बिल्कुल, आपने सारे सवालात अलग तरह से किए, क्योंकि मैं अलग तरह का जवाब देने का आदी हूँ। मैं उस नैरेटिव को कभी नहीं स्वीकार करता हूँ जो नैरेटिव
हमने आपने पहले अपने स्टूडियो में बैठ के टेबल स्टोरी के रूप में चलाया। बिल्कुल। जैसे हम लोग का पेज जाता था, हम तो प्रिंट मीडिया के आदमी थे, तो हमारा एडिटर कहता था यार 2 कॉलम की दे दो, तो हम लिखते थे कि अर्जुन सिंह ने आज राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा, राजीव गांधी को बहुत धमकी दे दी है, इस्तीफा दे देंगे, ये वो, एक करके 2 कॉलम गिनी फेंक दी। तो वो नैरेटिव हमने चलाया, तो हमें मालूम है आज क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अगली बार जब बैठेंगे तो और तफसील से बात करेंगे, देश की मीडिया पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी ना जाने और कितने ऐसे एंगल हैं, ना जाने कितने नेता हैं जिन पर हमें आपसे बात करनी है, पूरब से लेकर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक तमाम, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा अनुभव रहा है, देखा है आपने, और बड़ी जानकारी मिलेगी हमारे दर्शकों को। तो हम कोशिश करेंगे अगली बार फिर से आपसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।